हमेशा हमारा यही कोशिश रहता है कि खित्ते लद्दाख में बिलखुसूस लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इवेंट्स या प्रोग्राम्स होते हैं इसी नशरियात के थ्रू, लाइव स्ट्रीम के थ्रू, हमारे टेलीविज़न के थ्रू आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। साथ ही साथ यूटी लेवल के या एलएचडी से काम थ्रू करगिल लद्दाख लेवल के या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के कोई भी इवेंट या फंक्शन हो वो भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं इसी मीडियम से। और साथ ही साथ हमारा ये भी हमेशा कोशिश रहता है कि जितने भी पब्लिक इश्यूज़ हो, ग्रेवेंसेस हो, दूर दराज इलाके में हमारे मुख्तलिफ ब्लॉक्स में उनके भी ग्रेवेंसेस इश्यूज़ आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं और उनकी आवाज़ भी आला हुकाम तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स बुला के इंटरव्यू के माध्यम से उनकी भी राय आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने फिर से एक बार ऐसी एक शख्सियत को मैंने दावत दी है, तारुक के मोहताज ने, जनाब नासिर शबानी साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे, डिस्कस करेंगे ओवरऑल एजुकेशन के हवाले से। और साथ ही साथ नासिर साहब की अगर हम इंट्रोडक्शन हम करें तो इंचार्ज प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज जमस्कार के और साथ ही साथ सेक्रेटरी भी है सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल के। और उसके अलावा अगर हम इसकी सोशल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इंडिविजुअली अगर सोशल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कोविड पेंडेमिक हो या इससे पहले भी जो वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस चले थे या उसके अलावा एजुकेशन में भी नासिर शबानी का इंडिविजुअली काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे अपने अब इस कम टाइम में हमें टाइम निकाल के हमारे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया खालू साहब। तो शुरुआत ही हम करते हैं सर कोविड-19 पेंडेमिक के हवाले से काफ़ी इफेक्ट पड़ा सर हमारे स्टूडेंट्स पे, बिलखुसूस खित्ते लद्दाख की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल करगिल की बात करें, एजुकेशन पे काफ़ी असरात हुआ सर। तो ऑनलाइन कुछ जगहों पे तो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम भी था और कुछ हमारे कुछ ऐसे रिमोट एरियाज है सर जिसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ा सर। बच्चे फिर भी जो रिसेंट रिजल्ट निकले काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो ओवरऑल इस पेंडेमिक और इस एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरह देखते हैं सर, बिलखुसूस अगर हम कोविड पेंडेमिक की अगर हम बात करें? खालू साहब, ये कोविड का जो फिनोमेना था इससे पहले 19वीं सेंचुरी में भी इस तरह के पेंडेमिक्स जो है वो वर्ल्ड ओवर अफेक्ट हुआ है, लेकिन वो ज़माना था जहाँ पर एक आइसोलेशन था, मीडिया का इतना ज़्यादा रोल नहीं था और कम्युनिकेशन इतना अवेलेबल नहीं था उस ज़माने में। तो इस बार जो कोविड-19 जो आया है इसने पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में अफेक्ट करने के साथ साथ हमने ये देखा कि पूरी दुनिया जो है इस पेंडेमिक से अवेयर भी रहा। इकोनॉमिक इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था, कंट्रीज़ के जीडीपीज़ के ऊपर असर पड़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। उसी तरह से हर सेक्टर को, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज़ हो, बिल्कुल कॉमर्स हो, ट्रेड हो, ये सब के ऊपर इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। और अब जितने भी कंट्रीज़ है वो अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको दुनिया जो है बहुत देर तक बुला भी नहीं सकती है और इसने बहुत सारे डायनेमिक्स को भी अब चेंज कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि वर्क कल्चर पूरी तरह से अफेक्ट हुआ और उसको चेंज भी किया है। नए इनोवेशंस, नए डेवलपमेंट हर एक इंडस्ट्रीज़ में हमको देखने के लिए मिला और अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ जॉब कट करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्होंने देखा कि वर्क प्लेस चेंज करके हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में भी आज आप देखते हैं कि बहुत सारे मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं। पहले कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे आज रिफ्रेशर प्रोग्राम्स जो है वो सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसका भी बेनिफिट हुआ, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्ट डिडक्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी कॉस्ट डिडक्शन हुआ। लेकिन हर इंडस्ट्री जो है वो किसी न किसी तरह से फंक्शन करने लगा। लेकिन हमने देखा कि तकरीबन मार्च से लेकर अब तक जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ वो एजुकेशन सेक्टर अफेक्ट हुआ, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि एजुकेशन में, टीचिंग में ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन जो है वो तभी एक इफ़ेक्टिव होता है जब हम ऑफलाइन में मोड में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं।
उनका अटेंशन जो है वो हम सीख कर पाते हैं, उनके क्वेरीज जो है उसको उसी वक्त हम आंसर कर पाते हैं। वो चीज़ें जो है हमें ऑनलाइन एजुकेशन में देखने को नहीं मिला। फिर भी दुनिया में कुछ हद तक इसको कोप अप किया गया, लेकिन हमारा जो लद्दाख रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से बड़े सिटीज़ में होते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एक्सपांड हो रही है, तो हमारा रीजन इस चीज़ के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार नहीं था। अब हम देखते हैं कि करगिल टाउन में भी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, तो रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। ओवरऑल हम ये देखते हैं कि इवन जब अब नॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट हुआ है, तो मैं टीचर्स से, अपने फैकल्टी से भी मैं फीडबैक लेता हूँ, तो हर किसी का एक यूनानिमस एक व्यू ये आ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन इतना इफेक्टिव नहीं रहा। हमारे कुछ टीचर बता रहे थे कि उन्होंने छोटे बच्चों को कहा, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की है, व्हाट्सएप पे वीडियो भी अपलोड किया। तो कल बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये वीडियो देखा था, ये लेसन के बारे में हमने वीडियो दिया था। तो उनका कहना ये है कि हमारे फादर कभी कभी हमें दिखाते थे मोबाइल। तो एक ये रीज़न रहा कि पेरेंट्स इतनी तरीके से डिवोट नहीं कर पाए, अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। टीचर एक ऑनलाइन क्लास जो है वो कंडक्ट कर रही है, लेकिन साथ साथ में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। पेरेंट्स को अपने साथ बच्चों को बिठाना था और एक तरह से उनको मेंटर करना था। वो चीज़ हमें करगिल के अंदर ख़ास करके हमारे इलाकों में दिखाई नहीं दिया। उसके बहुत सारे रीजंस भी है, बहुत सारे पेरेंट्स इसमें एजुकेटेड नहीं है। और दूसरा एक इशू बहुत ज़्यादा राइज हो गया, जिन बच्चों के साथ हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं थे, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। तो आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो यूज़फुल भी है, लेकिन साथ साथ में अगर प्रॉपर सुपरविजन और गाइडेंस नहीं हो तो इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पेरेंट्स के भी ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आया कि आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, वो यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स या डिफरेंट सोशल मीडियाज़ को वो एक्सेस करते हैं। उसकी वजह से उनके ऊपर एक तरह का कंट्रोल, एक सुपरविजन नहीं रहता है और बच्चे जो है वो गलत साइट्स या गलत वीडियोस भी देख लेते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ये कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से असेस किया इसको और नॉर्मल स्कूलिंग अब स्टार्ट हो गया है। तो फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 1 साल के बाद इनको बच्चों को फिर रिवाइव करना है टुवर्ड्स ऑफलाइन एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन की तरफ। तो ये कोशिशें सारे टीचर्स कर रहे हैं। पैंडेमिक के टाइम पे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया ऑनलाइन एजुकेशन में। जैसे हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं, हम देखते हैं हमने ऑनलाइन मोड के ऊपर उनके एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए, टेस्ट भी कंडक्ट करे। तो उसका एक रीज़न ये था कि एक बच्चे का असेसमेंट रहे और टीचर इन्वॉल्व रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री टाइम जब बच्चे को मिलता है तो उसके अंदर बहुत सारे फैटिकनेस आ जाते हैं, दूसरे हैबिट्स उसके अंदर डेवलप्ड हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को काम करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ने, असेसमेंट सिस्टम ने थोड़ा सा एक बेनिफिट किया है स्टूडेंट्स को, लेकिन ओवरऑल ऑफलाइन एजुकेशन जो है, क्लासरूम एजुकेशन, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हम वापस से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मैं साथ साथ में गुजारिश करता हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा देखा कि ख़ास करके मार्च का महीना हम जानते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे वायरल फ्लूज होते हैं। कोविड नहीं होगा, कफ के इश्यूज है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, सीजनल चेंज की वजह से फैटिकनेस उनके अंदर आता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पेरेंट्स से अगर आपको दिखता है बच्चे में थोड़ी सी तकलीफ दिखता है या थोड़ा सा हल्का बुखार है या खांसी है या जुकाम है, तो अवॉइड करें उनको स्कूल भेजने के लिए। 2-3 दिन उनको रेस्ट करें, थोड़ा कंफाइन करें ताकि दूसरे बच्चे जो है वो नहीं हो। तो इंशाल्लाह हमें सबकी यही उम्मीद है कि 2021-22 जो है वो एकेडमिक सेशन इंशाल्लाह नॉर्मली चलेगा और गवर्नमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस भी टाइमली सुपरविजन कर रहे हैं और जो मास्क है, सैनिटाइजर्स है वगैरह जो है वो भी स्कूलों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि सारे टीचर्स
सारे स्टाफ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके इस ईयर को नॉर्मली फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। शाबानी साहब, मेन हमारा जो डिस्कशन था आज ज़ांस्कर डिग्री कॉलेज को लेके था, तो मैंने मुनासिब समझा कि इससे पहले कोविड-19 के हवाले से जो हमारे स्टूडेंट इस साल सफ़र हुए, जैसे आपने फरमाया कि कई लोगों ने बेनिफिट ली ऑनलाइन एजुकेशन की, कई लोगों ने इसके बेनिफिट नहीं ली, क्योंकि इसमें आपने ये भी फरमाया कि इसमें पेरेंट्स का काफ़ी रोल है ऑनलाइन स्टडी के वक्त कि जब बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो पेरेंट्स साथ में बैठे और पेरेंट्स भी उसे समझाए कि ये है। तो अगर हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर की अगर हम बात करें सर, आप इंचार्ज प्रिंसिपल भी हो वहाँ, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि ज़ांस्कर जो है एक पिछड़ा हुआ इलाका है सर, काफ़ी रिमोट एरिया है, उनके भी काफ़ी इश्यूज़ है सर, उनके भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के हवाले से भी काफ़ी उनकी डिमांड रहा है, तो उन्हें भी काफ़ी एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिलखुसूस उसमें अगर हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को आप इसे मॉनिटर कर रहे हो सर, आप इंचार्ज प्रिंसिपल भी हो, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूवर्स को, स्टाफ पोजीशन, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर रिलेटेड इश्यूज जो आपको ज़ांस्कर डिग्री कॉलेज में देखने को मिले, क्योंकि आप इससे पहले ज़ांस्कर से ही आप रिसेंटली आप ज़ांस्कर से आए। जी, डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर जो है ये मॉडल डिग्री कॉलेज है। 2011 में जो अर्सवाइल जेकेन स्टेट था, तो वहाँ 22 कॉलेजेस जो है वो बैकवर्ड एरियाज में एस्टैब्लिश्ड हुए थे, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर था। उसमें से एक डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर भी था। तो 2013 से हमने ज़ांस्कर कॉलेज को फंक्शनल किया। 2013 से पहला एडमिशन जो है वो 2013 में हमने स्टार्ट किया था, तकरीबन मई 2013 में। और पहले हम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर को चलाते थे, जिसमें हमने हायर सेकेंडरी में ज़ांस्कर कॉलेज को चलाया। फिर उसके बाद फुक्तल का जो एपिसोड हुआ उसकी वजह से हमें हायर सेकेंडरी से शिफ्ट करना पड़ा और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये डिग्री कॉलेज जो है वो फंक्शन करता रहा। और पिछले साल जो है वो हमारा जो कैंपस है, 100 कनाल का कैंपस है डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर का, उसका एकेडमिक ब्लॉक जब कंप्लीट हुआ तो हमने अपने कॉलेज को परमानेंटली जो है अपने कैंपस के अंदर शिफ्ट किया। तो पिछला साल बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि हम नए कैंपस में फंक्शन कर रहे थे। लेकिन मार्च में जैसे ही कॉलेज स्टार्ट करना था, लॉकडाउन आ गया, उसके वजह से कॉलेज जो है वो नए कैंपस में हम पूरी तरह से स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ था कि आप जानते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, ज़ांस्कर जो है टिल अक्टूबर ज़ांस्कर में कोई ऑनलाइन एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी ड्यू टू टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि उस वक्त पहले BSNL ही एक नेटवर्क होता था और BSNL में आपको किसी तरह की इंटरनेट फैसिलिटी वहाँ शायद वॉइस कॉल और इवन वॉइस कॉल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। बिल्कुल, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर अफेक्ट किया है रिमोट एरियाज में तो ज़ांस्कर एरियाज के स्टूडेंट। तो जो जियो टावर है वो शायद 9 दिसंबर में, जियो जो है वो स्टार्ट हुआ अक्टूबर में। लेकिन जहाँ तक कि कॉलेज की बात थी, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का पहला सेशन था, साइंस स्ट्रीम में हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, बच्चों ने एडमिशन लिया था। तो मैंने स्पेशली हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से परमिशन लेके 25 सितंबर को ही 2020 को हमने एकेडमिक स्टार्ट किया था। बिल्कुल, हालांकि दूसरे जगहों पर जो है वो नवंबर में स्टार्ट हुआ था। तो वीसी साहब ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। हमने कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट और सारे परमानेंट फैकल्टी वहाँ पर आए और 30 नवंबर तक तकरीबन 2 महीना 10 दिन तक हमने ऑफलाइन क्लासेस उनका कंडक्ट किया, ताकि वो आने वाले टाइम में जो मार्च में अभी एग्ज़ाम हो रहा है, सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम, उसके लिए तैयारी कर पाए जी। तो ये डिग्री कॉलेज जो है वो ज़ांस्कर के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा असेट है, ख़ास करके ज़ांस्कर के लिए, क्योंकि नियरेस्ट कॉलेज जो है वो ज़ांस्कर से करगिल कॉलेज है, जो 247 किलोमीटर दूर है। तो साथ साथ में हमने उस वक़्त मैंने ख़ुद कोशिश किया, क्योंकि 2013 से ही मैं एडिशनल चार्ज है मुझे डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर का, और 2019 में मुझे एज इंचार्ज प्रिंसिपल वहाँ पर डिप्यूट किया गवर्नमेंट ने। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये है कि हमने कोशिश किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो। तो 10 करोड़ 48 लाख का ये एकेडमिक ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो हायर एजुकेशन से सैंक्शन हुआ था, उसके ऊपर काम शुरू हुआ। लेकिन फिर
शॉर्ट वर्किंग सीजन और JKPCC जो है वो एजेंसी इसको एग्जीक्यूट कर रहा था। तो जो कॉलेज जो है वो 2017 में हमें हैंडओवर होना था, आज 2021 है, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली हैंडओवर हुआ नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का काम अभी बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने हायर एजुकेशन के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ और इवन JKPCC के साथ रेगुलरली इस चीज़ को मैंने राइज किया है और एक्सपेक्ट ये है कि जुलाई एंडिंग तक ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी हैंडओवर करेंगे। तो उससे जो है वो हमारा एट प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसमें अवेलेबल होगी। शाबानी साहब, अगर हम लेह कारगिल संस्कार की अगर हम बात करें तो एक ट्रेंड सा बना हुआ है, सच्चा है। आप लेह में भी देख सकते हो, कारगिल में भी ये संस्कार में कि हमारे बच्चे जम्मू, दिल्ली, श्रीनगर वगैरह जाते हैं पढ़ने। तो संस्कार का क्या पोजीशन है, और साथ ही साथ अगर हम लोकल की अगर हम बात करें या लोकल लीडर की बात करें, आम सिटीजन्स की अगर हम बात करें, तो कितना उनका कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि आपने पहले भी फरमाया कि इससे कॉलेजेस और हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुके हैं। हमारे यहाँ स्कूल्स भी अच्छे हैं सर। अब तो माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, फिर भी एक ट्रेंड तो हमारा बरकरार है सर कि जाके दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़, श्रीनगर वगैरह पढ़े। तो इस हवाले से आप किस तरह देखते हो संस्कार? जी, जहाँ तक कि हमारे करगिल और लेह है उसमें माइग्रेशन काफ़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक डिवीज़न के हिसाब से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हमें ज़ास्कर में दिखाई देता है। वहाँ पर स्टूडेंट रिटेन बहुत कम होते हैं। उसका भी एक रीज़न ये है कि अभी तक वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं था। आप जम्मू में जाओगे तो आप देखोगे ज़ास्कर के तकरीबन बहुत है, चंडीगढ़ स्टूडेंट्स है, चंडीगढ़ है, दिल्ली में है। तो एक तो ये माइग्रेशन का ट्रेंड जो है वो ज़ास्कर में बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम इसको किसी भी तरह से एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरली हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा जो है बेस्ट ऑफ द एजुकेशन हासिल करे और अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे कॉलेजेस में जाए। तो एक ये अब तक रहा है। लेकिन पिछले 1-2 साल में जब उन्होंने देखा कि एक फैसिलिटी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो रही है और परमानेंट फैकल्टीज़ भी अब वहाँ पर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, और साथ साथ में ख़ास करके इस कॉलेज की बात है, मैं ये मतलब बता सकता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में अवेलेबल है और अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद अवेलेबल होगा, वो आपको लद्दाख रीजन, इवन स्टेट में भी बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। अच्छा, जो फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनिशियली जो है कोशिश करके हमारे कॉलेज को रूसा 1.0 के अंदर हमने इसको इंक्लूड करवाया था, और उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है उसमें 10% का, तो 1,96,7 लाख हमें फंड्स मिला था। और इस फंड्स में सारा का सारा ये जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड्स नहीं था, ये अपग्रेडेशन का फंड्स था। जैसे हमारे यहाँ पर सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए टॉयलेट ब्लॉक है, बिल्कुल कैंटीन हमने रूसा फंड के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। अपग्रेडेशन ऑफ लाइब्रेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टिवली सिंस 2013 बहुत ही सिलेक्टिवली हमने बुक्स परचेज किया है, और मैं बताऊंगा अब तक कि हमने मोर देन 50 लाख के बुक्स जो है वो परचेज किया हुआ है, और तकरीबन 8,000 प्लस जो है हमारे पास बुक्स है, और बहुत अच्छे बुक्स है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, साथ साथ में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास अवेलेबल है। तो उस हिसाब से वो अपग्रेडेशन ऑफ लाइब्रेरी में हमें 30 लाख बुक्स का था, रूसा में 30 लाख फर्नीचर्स वगैरह ये था। तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है लाइब्रेरी में। साथ साथ में कंप्यूटर सेंटर जो है एक फुल फ्लेज कंप्यूटर सेंटर, सारा मटेरियल हमारे पास प्रोक्योर्ड है, खाली ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमें हैंड ओवर कर दे, तो उन चीज़ों को हमें एस्टैब्लिश करना है। स्पोर्ट्स में हमने इस साल जो है वो रूसा से तकरीबन 30 लाख इन्वेस्ट किया है, और एक हाईटेक जिम्नाजियम की भी फैसिलिटी हमने उसमें क्रिएट किया है। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट्स, जो इंडोर स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स है, मेजर स्पोर्ट जो है उसकी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को वहाँ पर मिल सकता है। कंप्यूटर सेंटर की फैसिलिटी मिल सकता है। लास्ट ईयर जो है हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़ास्कर कॉलेज के लिए फंडिंग में बहुत लिबरल रहा है। तो साइंस स्ट्रीम हमारा स्टार्ट हुआ है, सालों साल तक लेबोरेटरी नहीं बनती है, लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स नहीं आती है, लेकिन जैसे ही साइंस स्ट्रीम हुआ लास्ट ईयर हमने 40 लाख जो है वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से इंशाल्लाह अगस्त के अंदर एक रियल सेंस में आने वाले इसी अगस्त 2021 में
एक रियल सेंस में एक मॉडल डिग्री कॉलेज ये दिखाई देगा। और मैं साथ में ये बता दूंगा कि फ्यूचर में भी हमें बहुत अच्छा जो है वो सपोर्ट मिल रहा है हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से। जैसे कि जो स्टाफ है उनके लिए गेजेटेड स्टाफ क्वार्टर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस साल। नॉन गेजेटेड स्टाफ क्वार्टर भी इस साल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। हम लैंडस्केपिंग के ऊपर इस साल काम कर रहे हैं ताकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज बने। आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे मई के महीने में वहाँ पर प्लांटेशन का सिस्टम है, तो हम फॉरेस्ट के साथ कोलैबोरेट करके एक मैसिव प्लांटेशन ड्राइव हम इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें 100 कनाल्स में हम कोशिश ये करेंगे कि मोर देन 1000 सैपलिंग्स जो है वहाँ पर प्लांट करेंगे विद कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरी डिपार्टमेंट के साथ। तो इस तरह से साइंस स्ट्रीम भी अवेलेबल है, आर्ट स्ट्रीम भी अवेलेबल है। इस साल हम नॉन मेडिकल में भी एडमिशन दे रहे हैं। कोई अगर फिजिक्स या मैथमेटिक्स में भी एडमिशन लेना चाहता है तो हम एडमिशन दे रहे हैं। सिर्फ एक सेटबैक ये रहा है इस कॉलेज का कि इस कॉलेज के पास फील्डिंग हायर सेकेंडरीज नहीं रहा। अच्छा। हमारा जास्कर सब डिवीजन में एक ही हायर सेकेंडरी है, पदम हायर सेकेंडरी, जो को एजुकेशन है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों पदम हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं। तो वही हमारे लिए एक फीडिंग का हायर सेकेंडरी रहा। इस साल अब एक नया हायर सेकेंडरी स्टार्ट हो रहा है फे में। तो इस तरह से अगर हायर सेकेंडरी जास्कर के अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो नेचुरली कॉलेज में भी एनरोलमेंट बढ़ेगा। और हम ये कहते हैं कि अब तकरीबन 10+2 के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ जास्कर के पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को आपके मीडियम से कि उन्हें अंडर ग्रेजुएट के लिए माइग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है, बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है। और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको तकरीबन दूसरे कॉलेजेस में उससे उसी तरह का ही मिलेगा। मैं तो ये कह सकता हूँ शायद उससे बेहतर ना मिले। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप जितना हो सके इस कॉलेज में एडमिशन ले लें और इस कॉलेज को ग्रो करें, क्योंकि एनरोलमेंट के बगैर जो है वो कॉलेज ग्रो नहीं होता है। शाबानी साहब, अगर एनरोलमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट क्या ये रही होगी JDC जास्कर के साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी वजह की कि लोकल लीडर्स और आम नागरिक का और इवन स्टूडेंट्स का क्या सपोर्ट रहा सर? अभी तो मैंने आपको पहले वजह की इनके लिए एक बहुत बढ़िया सक्सेस है। अभी हमारे पास टोटल 57 स्टूडेंट्स थे, उसमें से अभी रिसेंटली एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 6th सेमेस्टर का, जिसमें से 9 स्टूडेंट्स जो है वो पास हो गए, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो एट प्रेजेंट अभी इस साल के एडमिशन के बगैर हमारे पास 48 स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट सेमेस्टर्स में। और इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, क्योंकि तकरीबन 59 स्टूडेंट्स ने पदम हायर सेकेंडरी से एग्ज़ाम अपीयर किया है 10+2 में, और अच्छा रिजल्ट है। तो हम सोचते हैं कि 54 स्टूडेंट्स इस साल जो है वो साइंस, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो और आर्ट स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस साल हमारा एनरोलमेंट जो है वो 100 तक टच हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है, अभी है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस बच्चे ने 10+2 जास्कर हायर सेकेंडरी से किया है उसको अब माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कि वहाँ के सिटीजन्स है या जास्कर एज अ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ख़ास करके हमारे करगिल के लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं जास्कर में पोस्टिंग होने से, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही सबमिसिव है। आप उनके सामने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए तैयार हैं। वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो मतलब सिंस 2013 मैंने वेरियस एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स देखे, बहुत सारे काउंसिलर्स देखे जास्कर के, लेकिन हर कोई जो है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और एवरी नाउ एंड देन जो है वो रिव्यू करते रहते हैं, पूछते हैं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना है, हमें क्या करना है। तो इस तरह से जो है वो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट हमें वहाँ पर मिलता है। तो शाबानी साहब, इन फ्यूचर प्रोग्राम एक्सचेंज की अगर हम बात करें, जैसे लेह से बुलाना या कारगिल से वहाँ जास्कर को फिर कारगिल फिर ले, ऐसे कुछ आइडियाज़ या प्लानिंग वगैरह आपने बनाया कि नहीं, कि जिससे और एक्सपोजर मिले हमारे बच्चों को? एक चीज़ हमने, ये शायद फॉर द फर्स्ट टाइम किसी कॉलेज में होगा, मैंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी साहब से भी बात किया प्रोग्राम, और हमारे जो VC है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, एक ये है कि हम इस कॉलेज को जो है वो स्पेसिफिक टू द स्टूडेंट्स नहीं रखना चाहते हैं।
जैसे इस कॉलेज में लाइब्रेरी है, वो बहुत ही एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होगी, तो दैट लाइब्रेरी विल बी ओपन फॉर पब्लिक ऑल्सो। अच्छा, आप मेंबरशिप में जो है वो कॉलेज की लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। स्कॉलर्स जो है, रिसर्चर्स जो बाहर से आएंगे वो भी वहाँ बैठ सकते वो भी वहाँ पर आ सकते हैं, हम सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली जो है, जो हम स्पोर्ट्स या जिम्नाजियम वगैरह जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कॉलेज में, इसको भी हम ओपन रखेंगे फॉर द पब्लिक। तो ये एक मेजर एक प्लेस ऑफ अट्रैक्शन बनेगा फॉर द जनरल पब्लिक ऑल्सो, बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन होगा। और साथ साथ में जहाँ तक एक्सचेंज प्रोग्राम है, हम इस साल जो है बिकॉज ऑफ कोविड को बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हम हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, और मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत का नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया है यूटी लद्दाख का। तो हम अपने पैरिंग इंस्टीट्यूट के साथ, तमिलनाडु के साथ भी, पैरिंग स्टेट के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट कर रहे हैं। अभी ही बस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे डिग्री कॉलेज भास्कर के लिए एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट जो होगा कि हम डिग्री कॉलेज जो एक गार्गी कॉलेज है न्यू दिल्ली में अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, और बहुत ही जल्दी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके साथ MOU साइन होने वाला है, जिसमें गार्गी कॉलेज जो है वो एक तरह से जो है डिग्री कॉलेज भास्कर को हैंड होल्ड करेगा। उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, स्पोर्ट्स एक्सचेंज होगा, रिसर्च एक्सचेंज होगा फैकल्टीज़ के लिए। और इवन मैंने उनके साथ ये भी कहा है कि हो सकता है एक जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा उसको गार्गी कॉलेज ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा कि वो स्प्लिट सेमेस्टर का बेनिफिट उठाए, यानी हो सकता है वो एक सेमेस्टर जो है वो दिल्ली में जाके पढ़े। तो इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत सारे, क्योंकि नॉर्मल ईयर इस साल से शुरू हो रहा है, तो हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और हायर एजुकेशन की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट है, यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट है। हमारे पास मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से और डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी हमें दिया है। तो इस तरह से कोशिश ये होगी कि इस साल बहुत ही नॉर्मली कॉलेज फंक्शन होगा, और बहुत ही अच्छे पेस के ऊपर जो है ये कॉलेज ग्रो होगा। तो शाबानी साहब, एकेडमिक के हवाले से भी बात हो गया, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज की भी आपने बात की, कॉलेज बस, जिम्नेजियम, बट इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर भी वेल सेटअप है। तो हमें भी काफ़ी बार अप्रोच की है सिर्फ का स्टूडेंट ने और आम लोगों ने भी कि इग्नो सेंटर को लेकर इन्हें अशद इग्नो सेंटर की ज़रूरत है। तो ऐसे इंचार्ज प्रिंसिपल जिस पे आपने कुछ इससे पहले हमने इग्नू सेंटर के लिए इसलिए हमने नहीं लिखा था क्योंकि हमारे पास अकोमोडेशन ही नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं था। कॉलेज जो है वो 2019 तक मिडिल स्कूल के 2 कमरे में चल रहे थे, इसलिए कॉलेज जो है वो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए और पब्लिक के लिए अट्रैक्शन भी नहीं बना। अब इस साल क्योंकि हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक जो है वो तैयार है, बहुत सारे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ICT क्लासरूम्स सारे वेल इक्विप्ड होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमें 2-3 महीने में अगर मिल जाता है तो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। तो हमने रिसेंटली जो है वो रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर इग्नू को हमने अप्रोच किया है, और ये प्रोसेस में है, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी जो है वो एक इग्नू स्टडी सेंटर जास्कर के लिए इग्नू एस्टैब्लिश करेगा। और उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक जास्कर का चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे हाउसवाइफ हो, डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाता है। अगर वो करगिल के स्टडी सेंटर में या लेह के स्टडी सेंटर में अपने आप को एनरोल करता है तो उसको साल में 2 बार 1-1 महीने के लिए करगिल जाना है या लेह जाना है एग्ज़ाम्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए कॉस्टली असर हो जाता है, और एक डिस्टेंस एजुकेशन उसके लिए नहीं बनता है वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल हमारे पास इग्नू स्टडी सेंटर होगा, और मैं जास्कर में जितने भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप इग्नू का जो ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, उस पर आप रेगुलरली रिक्वेस्ट जो है वो अपलोड करते रहे, उनको मेल करते रहे, ताकि उनके ऊपर भी एक इन्फ्लुएंस हो कि हाँ वाकई जो है बहुत सारे एप्लीकेंट हैं इग्नू के जास्कर सब डिवीज़न से। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने में
हमारे पास इग्नू स्टडी सेंटर होगा और ये फैसिलिटी भी ज़ास्कर के लोगों के लिए अवेलेबल होगा। आखिरी सवाल शाबानी साहब, टाइम भी बहुत हो चुके हैं अब तो, चलते चलते लाइव स्ट्रीम है सर, कंसर्न को, हायर अथॉरिटीज़ को और क्या करने की ज़रूरत है सर ताकि बाद में जीडीसी जो है ज़ंस्कार स्मूथली फंक्शन करे, और क्या काम करने की ज़रूरत है सर? मेरा आखिरी सवाल होगा। जी, मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पर फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसा साइंस स्ट्रीम है, अभी पोस्ट क्रिएशन हुआ नहीं है, लेकिन कुछ परमानेंट फैकल्टीज़ अगर इस स्ट्रीम में भी अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो है वो स्टूडेंट्स का एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और साथ साथ में स्टाफ हमारे पास जो है आर्ट्स में 7 परमानेंट स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट अवेलेबल है उसके स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक जी। और अब साइंस स्ट्रीम में हमें स्टाफ की ज़रूरत है, तो नॉर्मली जो है यूनिवर्सिटी एकेडमिक अरेंजमेंट के ऊपर अपॉइंट करती है। साथ साथ में मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने एसडीपी में प्रपोज्ड किया है 21-22 के लिए, उसमें हमने बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है वो प्रपोज किया है ज़ास्कर के लिए। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हम डिग्री कॉलेज ज़ास्कर के लिए कोई फैसिलिटीज़ का प्रपोजल दे या रिक्वेस्ट दे तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट स्पेसिफिक नहीं है। जैसे हमने इंडोर स्टेडियम के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो ये इंडोर स्टेडियम जो है वो फैसिलिटी जो है वो ज़ास्कर के हर एक सिटीजन के लिए ओपन होगा। तो जितना हो सके हम इस कॉलेज को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग बनाना चाहते हैं ज़ास्कर सब डिवीज़न में। तो अभी तक गवर्नमेंट भी, हमारा हायर एजुकेशन, हमारा यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा एलएचडीसी करगिल जो है वो ज़ास्कर के ताल्लुक से, खास करके कॉलेज के बारे में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब है, काउंसलर जो ज़ास्कर अफेयर्स है, वो काफ़ी कंसर्न है और एवरी नाउ एंड देन मुझे अपडेट लेते रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी कुछ ना कुछ शेयर जो है वो ज़ास्कर कॉलेज के लिए रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़ास्कर कॉलेज एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस होगा स्टूडेंट्स के लिए और हायर लर्निंग के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शबानी साहब। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़े थे जनाब नासिर शबानी साहब हमारे साथ जुड़े थे। मैंने आपको पहले भी वजाहत की, इंचार्ज प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार के, और साथ ही साथ सेक्रेटरी सुरवेडी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। और एक इंडिविजुअली अगर हम बात करें, सोशल कंट्रीब्यूशन भी इनका काफ़ी रहा है। अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें या इसके अलावा कोविड-19 और वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें, इंडिविजुअली भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। लास्ट ईयर कोविड पेंडेमिक के दौरान कितने इफ़ेक्ट हमारे बच्चे हुए, स्पेशली अगर हम एजुकेशन के हवाले से हम बात करें, कितने असरात पड़े एजुकेशन सिस्टम पे, और डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही साथ ज़ास्कर डिग्री कॉलेज के हवाले से भी, चाहे एकेडमिक ब्लॉक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, कैंटीन के हवाले से, और वेल इक्विप्ड जो लेबॉरेटरीज जो है इन्होंने तैयार की है ज़ास्कर डिग्री कॉलेज में, और कॉलेज बस जिम्नाजियम। और साथ ही साथ इससे पहले भी ज़ास्कर के कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि इग्नू के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरत है इग्नू सेंटर की ज़ास्कर में, उस हवाले से भी डिटेल डिस्कशन की। इस समय मेरे साथ जुड़े हैं कैमरामैन पे मोहम्मद मूसा और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुड़े। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.